हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनिशियली कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे रखा हुआ एक ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि इस ब्लॉक पे इस ओर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक पे राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और ब्लॉक जो है इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब मोशन में आएगा लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मोशन में आएगा लग रहा है, इसका मतलब इसमें क्या फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट्स? इसमें फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई प्रॉब्लम? नो। अगर ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब ब्लॉक मूव करेगा सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। इसको थोड़ा अच्छी तरह से दे देता हूं। ठीक है, सो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट ब्लॉक का कुछ वेट भी होगा, तो मैं इस बार डायरेक्ट वेट W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी ब्लॉक पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यस और नो? तो ब्लॉक पे ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नेक्स्ट, इसको थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक पे लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मुझे इस नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालना है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक पे लग रहा है और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लग रहा है, इन दोनों फोर्स का, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर बेसिकली फोर्स, तो इन दोनों फोर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सो वेरी इजी। क्या करेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। सो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट। यस और नो स्टूडेंट्स? ये वेक्टर होगा ना रिजल्टेंट, तो एक बार इस पे लिख भी लेता हूं। व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने क्या यूज किया? कौन सा लॉ यूज किया? लॉ ऑफ, क्या था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, पढ़ाना हम लोगों ने। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बोलोगे विच एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो आप बोल सकते हो इट इज द एंगल बिटवीन
इट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब इट इज द एंगल बिटवीन, इस वेक्टर का नाम क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, ये वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। सो ये रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है, इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, resultant of limiting friction and normal reaction and normal reaction, ठीक है, समझ में आया। या आप ऐसे बोल सकते हो, angle of friction is the angle made by resultant of limiting friction and normal reaction with the normal reaction। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट और एक चीज निकालते इसमें से, क्या निकालेंगे, इट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड coefficient of static friction। ठीक है, ये हेडिंग है स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वेरी सिंपल, यहां पे देखिए। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यस और नो स्टूडेंट्स। सो अगर इसको मैं लूंगा थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है ना। सो इन दिस ट्राइंगल अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। समझ में आया कि नहीं, ये है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन वेक्टर, तो इस समझ में आया कि नहीं। सो ये परपेंडिकुलर, तो ये तो इसके बराबर हुआ, और बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड बेस इज नॉर्मल रिएक्शन। सो हम लोगों ने लिखा लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नो, implies tan थीटा इज इक्वल्स टू, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के जगह पे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, पढ़ा ना हम लोगों ने स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पढ़ा ना। तो ये लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको रब कर देते हो, हाँ, सिंस limiting friction equals to product of coefficient of static friction and normal reaction। ठीक है, तो इसके जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आया, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना। This is the relation between angle of friction and coefficient of static friction। This is the relation between angle of friction and coefficient of static friction। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि tangent of, tan क्या, tangent को हम लोग शॉर्ट में tan बोलते हैं, tangent of angle of friction is equal to coefficient of static friction। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। प्लीज कंसेंट्रेट, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, प्लीज कंसेंट्रेट स्टूडेंट्स।
ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्लियर, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये ब्लॉक जो है ये मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अभी भी ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी भी ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, हम लोग ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया अभी, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल है ये बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं, समझ में आया होगा। दिस एंगल इज एंगल ऑफ inclination. So gradually we are increasing this angle of inclination, ठीक है। So यहाँ पे ब्लॉक नहीं गिर रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ाया, अभी भी नहीं गिर रहा है। तो मान लेते हैं धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को एक ऐसा एंगल मिल गया, बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को एक ऐसा एंगल मिल गया जब ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब ब्लॉक नीचे की ओर गिरा नहीं लेकिन गिरने वाला है या थोड़ा मूव किया, समझ में आया कि नहीं। ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग और यू कैन से ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में ये सिचुएशन आएगा, जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में ये सिचुएशन आएगा, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। सो इट इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन for which the block on the inclined plane just starts slipping, ठीक है। the block on the inclined plane just move करना शुरू किया, just slip करना शुरू किया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी मूव करना शुरू होने वाला है, मतलब अभी मूव करना शुरू होगा, ऐसा लग रहा है। समझ में आया ना, आया। So this angle of inclination is known as angle of repose. Angle of repose. So please concentrate. Then ध्यान देना है अभी, इसका मास क्या है स्टूडेंट्स, इसका मास है m, तो इधर होगा उसका वेट mg। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, कितना बार मैंने कितना प्रॉब्लम्स भी तो किया ना। If this angle is phi, then this angle is phi, right? कोई प्रॉब्लम? नो। इस और कंपोनेंट क्या होगा, mg cos phi, और इस और कंपोनेंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg sin phi। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, ये ब्लॉक जो है ये इस सरफेस को इस और नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे, ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे इस और नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। और ये सरफेस भी इस ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। समझ में आया होगा ना, आया। तो
तो मैं तो वो सब फोर्स दिखा रहा हूं जो ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं? आया ना समझ में? इतना इजी। तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे इसोनॉर्मल रिएक्शन दे रहा है जो मैंने नहीं दिखाया, और ये सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। समझ में आया होगा? ये सब फोर्सेस, वो सब फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? क्या mg है अभी? नहीं, mg को ब्रेक करके इधर आया mg cos फाई, इधर आया mg sin फाई। समझ में आया? नेक्स्ट, कंसेंट्रेट प्लीज। ये ब्लॉक का इस ओर आने का टेंडेंसी क्यों है? बिकॉज ऑफ mg sin फाई। तो अगर मैं बोलूं इस ब्लॉक को इस ओर कौन सा फोर्स लाना चाहता है, आप बोलोगे mg sin फाई। समझ में आया? एंड बिकॉज block is at the verge of motion, because block just start slipping। इसका मतलब इस पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? इसमें लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट प्लीज कंसंट्रेट। सो इधर है नॉर्मल रिएक्शन और इधर है mg cos फाई। इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और इधर लग रहा है mg cos फाई। ठीक है, समझ में आया? तो आप लिख सकते हो along the direction perpendicular to the, इन सबको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। along the direction perpendicular to the inclined plane, inclined plane के परपेंडिकुलरली बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस वक्त तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मीन्स n must be equals to mg cos फाई। समझ में आया? एक्सीलरेशन नहीं है मतलब क्या? इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। इस और कोई एक्सीलरेशन नहीं है मतलब क्या? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 कब होगा? जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होगा। सो लिखा हम लोगों ने n इक्वल्स टू mg cos फाई। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट, ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? आंसर इज नो। ब्लॉक मूव करेगा सिचुएशन है, या थोड़ा मूव किया, ना के बराबर मूव किया। समझ में आया कि नहीं? दैट मीन्स ब्लॉक इस और भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे along the direction, लिख लेता पूरा, parallel to the inclined plane, along the direction parallel to the inclined plane, मतलब inclined plane के पैरेलली। तो इस और भी तो एक्सेलरेट तो नहीं हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे इस और का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इस और का फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg sin फाई। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, सो mg sin फाई बाय mg cos फाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। mg sin फाई बाय mg cos फाई इज इक्वल्स टू fs max, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? सो mg कैंसिल, sin फाई बाय cos फाई इट इज tan फाई। ठीक है ना? लेकिन हम लोग को पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट्स?
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस और नो, यस और नो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या कहता है ये रिलेशन, क्या कहता है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है? इट इज दैट एंगल व्हेन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लिपिंग, ठीक है, या ब्लॉक्स इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, क्या कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो थोड़ी देर पहले निकाला हम लोगों ने, यस और नो, ठीक है। सो नाउ इफ यू कंपेयर दिस टू रिलेशन, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, यस और नो। सो देयरफॉर यू कैन राइट tangent of angle of friction, angle of friction, angle of friction is equals to tangent of angle of repose. Clear? समझ में आया? So कंपेयर करोगे तो समझ में आया, क्लियरली समझ में आ रहा है कि थीटा इक्वल्स टू फाई, मतलब the magnitude of angle of friction is equal to the magnitude of angle of repose. Conceptually दो अलग अलग चीजें, angle of friction and angle of repose conceptually दो अलग चीजें, but दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक बॉडी पे कब एक्ट होता है? जब बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव करता है। जब बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव करता है तब उस बॉडी पे आ जाता है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप है। नंबर वन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी स्लाइड होके आगे बढ़ता है, जब एक बॉडी स्लाइड होके आगे बढ़ता है दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड होके जब आगे बढ़ता है तब जो फ्रिक्शन होता है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले when a body slides over the surface of another body is called sliding friction. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करता है, घिसके जाता है, ठीक है ना, तब जो फ्रिक्शन आता है, तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, उस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नॉर्मल रिएक्शन को किसी किसी बुक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक्स में आर से भी रिप्रेजेंट करता है। सो रिप्रेजेंट एन से कर रहा है या आर से कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी रोल करके आगे बढ़ रहा है, अगर बॉडी रोल करके दूसरे बॉडी के सरफेस पे आगे बढ़ रहा है, तब जो फ्रिक्शन होगा
दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन. प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी rolls over the surface of another body is called rolling friction. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, सो आर फॉर रोलिंग. सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अगेन, रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर या स्फीयर. क्या रोल कर सकता है? सिलेंडर रोल कर सकता है या स्फेरिकल बॉडी रोल कर सकता है कि नहीं? सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर और स्फीयर. ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ स्फीयर. समझ में आया? सो प्रोपोर्शनल से इक्वल आएगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. यस और नो? सो दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. एक काम करता हूं, रोलिंग फ्रिक्शन का आर को हम लोग कुछ दूसरे टाइप का लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, ये है रोलिंग फ्रिक्शन का आर. आर फॉर रोलिंग. ठीक है, और ये है रेडियस ऑफ द सिलेंडर और स्फीयर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए. नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, बॉडी जब रोल करता है तब फ्रिक्शन कम होता है. ठीक है, बिना फिजिक्स जाने भी आपको पता है ये चीज. ठीक है, कि एक बॉडी जब रोल करता है तब उसका फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट और एक पॉइंट, प्लीज कंसंट्रेट. जगह अच्छा, ठीक है, यहां पे देखिए. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट दिस मोमेंट, राइट? ये क्या है? बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? मैंने जो ब्लू कलर से डॉट दिया अभी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. स्टूडेंट्स, अगर ये प्योर रोलिंग है, इफ इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लीज ध्यान से सुनना है और थोड़ा सोचने का कोशिश करना है. अगर ये प्योर रोलिंग है, मतलब रोलिंग के साथ साथ अगर स्लिपिंग या स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, सोने वाला स्लिपिंग नहीं, स्लाइड होने वाला स्लिपिंग. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर ये इफ इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा. ठीक है, ये सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा. थोड़ा सोच के देखिए रोलिंग मोशन कैसा होगा, सोच के देखिए. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये अगर स्लाइड किया देन इट इज नॉट प्योर रोलिंग मोशन. ठीक है, इसमें रोलिंग के साथ साथ स्लिपिंग भी आ गया. ठीक है, बट इफ इट इज अ प्योर रोलिंग मोशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी भी स्लाइड नहीं करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी भी स्लाइड नहीं करेगा, सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा. लेट दिस बी अ बॉल. ठीक है, और ये मैं थंब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कभी भी स्लाइड नहीं करेगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये अगर स्लाइड नहीं किया, अगर घिसा नहीं, अगर रब नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज?
स्लाइड नहीं किया, घिसा नहीं, रब नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, with respect to the surface, relative to the surface, this point of contact should be at rest. At any moment, with respect to the surface, this point of contact should be at rest. या आप बोल सकते हो velocity of point of contact. velocity of point of contact, ये है बॉल और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जाकर टच हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस इज 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको जस्ट ये समझना है कि इफ इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्फीयर का या सिलेंडर का जो पॉइंट जाके टच होगा वो स्लाइड नहीं करेगा या सरफेस के साथ रब नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे, थोड़ा मतलब दिमाग पे जोर डालोगे, तो आपको समझ में जरूर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक बेंच है जिसको एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन लेके जाना है बाय पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, आपको एक बेंच एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन लेके जाना है बाय पुशिंग और पुलिंग। तो आप में से कोई स्टूडेंट ये कह सकते हो कि सर मैं तो कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा। तो नो स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऑप्शन है, पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, पुश करके लेके जाना है या पुल करके लेके जाना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से पुशिंग और पुलिंग में से कौन सा इजी रहेगा? पुश करके लेके जाना इजी रहेगा बेंच को या पुल करके लेके जाना इजी रहेगा? तो स्टूडेंट्स, आप में से किसी स्टूडेंट का आंसर पुशिंग हो सकता है एंड किसी का आंसर पुलिंग हो सकता है। अभी देखते हैं फिजिक्स क्या कहता है, पुलिंग इजी है या पुशिंग इजी है या दोनों में सेम एफर्ट लगेगा। देखते हैं फिजिक्स क्या कहता है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम ब्लॉक है एंड ऑब्वियसली सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग का एम है दोनों ब्लॉक को राइट की ओर मूव करवाना। मतलब दोनों ब्लॉक नहीं, बेसिकली एक ही ब्लॉक है, राइट की ओर मूव करवाना। तो इसमें लगाया फोर्स F। ठीक है, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो ये क्या है? ये पुल है या पुश है? ये पुल है या पुश है? ऑब्वियसली ये पुलिंग है। ठीक है, ब्लॉक को राइट कर मूव करवाना है। ठीक है, और इसमें ये दिया हम लोगों ने पुश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। सो इसमें दिया पुश, कितना फोर्स के साथ? F। इसमें दिया हम लोगों ने पुश, कितना फोर्स के साथ? F। और इसमें दिया हम लोगों ने पुल, F फोर्स के साथ। ठीक है, हम लोग का एम क्या है? ब्लॉक को राइट की ओर मूव करवाना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देना है। इस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के पुल किया गया ना स्टूडेंट्स। यहां पे इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लाएंगे। हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली फोर्स को मूव करवा सकते हैं। फोर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके आया एंड इस केस में भी फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के लगाया गया? थीटा। ठीक है, पुल एंड पुश दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्लियर ना? क्लियर ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इस फोर्स को ब्रेक कर देते हैं, तो इस और कंपोनेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, F cos थीटा। और इस और क्या कंपोनेंट आएगा? F sin थीटा। वेरी गुड। ठीक है, इस फोर्स को भी ब्रेक कर देते हैं, इस और आएगा F cos थीटा और इस और आएगा F sin थीटा।
पता है ना, जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट कॉस उसके परपेंडिकुलर साइन, ठीक है, जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट कॉस उसके परपेंडिकुलरली साइन। नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट। अभी आपको एफ ना देखने से भी चलेगा क्योंकि एफ को हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। सो इस ब्लॉक का कुछ वेट होगा, तो वेट मान लेते हैं W। ऑब्वियसली सेम ब्लॉक है तो सेम वेट होगा W, ठीक है। ये ब्लॉक इस सरफेस पे नीचे के और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सिमिलरली हियर ब्लॉक सरफेस को नीचे के और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सरफेस ब्लॉक पे ऊपर के और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। अभी चलिए नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे क्या ब्लॉक इस ओर एक्सेलरेट कर रहा है? नो, इस ओर तो ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इस ओर एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स इस ओर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सो N प्लस F साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स ना, मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इट इज वेट। क्लियर। सो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? W यानी कि वेट माइनस F साइन थीटा, ठीक है। और यहां पे भी सेम, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, और अगर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अपवर्ड फोर्स क्या है? सिर्फ N, एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है? F साइन थीटा प्लस वेट। सो W प्लस F साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज कंसंट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ओर क्या फोर्स लग रहा है? F cos थीटा। तो इस ब्लॉक को राइट की ओर कौन लेके जाएगा? F cos थीटा। वेरी गुड। नेक्स्ट इस ब्लॉक पे राइट की ओर क्या फोर्स लग रहा है? F cos थीटा। तो इस ब्लॉक को राइट की ओर कौन लेके जाएगा? F cos थीटा। सो ये ब्लॉक हो या ये ब्लॉक हो, दोनों को इस ओर यानी कि टुवर्ड्स राइट कौन लेके जाएगा या कौन लेके जा रहा है? F cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन। अगर मूव कर रहा है तो कैसा फ्रिक्शन आया? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मूव कर रहा है तो कैसा फ्रिक्शन आया? काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन इम्प्लाइज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या आया? समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन तो पहले से कैलकुलेट करके रखा। और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू के जगह पे म्यू के एंड नॉर्मल रिएक्शन के जगह पे लिखेंगे W माइनस F साइन थीटा। स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। इन केस ऑफ pulling a body, kinetic friction is less than the kinetic friction in the case of pushing a body। यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा हुआ। तो जहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कम वहां पे इजी होगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कम आ रहा है, W माइनस वेट माइनस F साइन थीटा। यहाँ पे क्या आया? वेट प्लस F साइन थीटा आया। ये कम हुआ ना, तो जहां पे फ्रिक्शन कम हुआ वहां पे तो ये इजी होगा। दैट मीन्स इट इज easier to pull a body than to push it। एक बॉडी को पुल करना इजी होता है इन कंपैरिजन विथ पुशिंग दैट बॉडी। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, पुल करना, खींच के लेके जाना इजी होता है, धक्का मार के लेके जाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? क्यों? क्योंकि पुशिंग के केस में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है,
एंड पुलिंग के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कम आ रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर कम आ रहा है तो ये तो इजी होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर कम आ रहा है तो इसको मूव करवाना इजी होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा आ रहा है तो इसको मूव करवाना टफ होगा। समझ में आया? तो पुल करना इजी है, पुश करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आंसर आया होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया आप लोगों का? फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? मेरा तो आया 0। क्यों सर 0? मेरा तो 0 नहीं आया, या बहुत लोगों का 0 आ भी सकता है ऑब्वियसली। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। व्हाई? बिकॉज ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का मोशन का कोई टेंडेंसी नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इस ब्लॉक का मोशन का कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। ये किसी और जाना चाह रहा है क्या इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में? क्या ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में किसी और जाना चाह रहा है? इज देयर एनी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन? आंसर इज नो। सो इफ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0. If there is no tendency of relative motion, then frictional force is 0. समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो इस बार इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगाया गया, कितना? 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, ठीक है। आपको फिर से फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है जब ब्लॉक मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 5 न्यूटन अप्लाई होने से क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है या ब्लॉक स्टेशनरी है, ठीक है। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन, which is equals to coefficient of static friction multiplied by normal reaction between the two surfaces, ठीक है ना। So coefficient of static friction है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही सिंपल, आराम से निकाल लोगे। तो नीचे की ओर होगा उसका वेट 4g, नीचे की ओर होगा उसका वेट, mg होता है ना वेट, सो 4g। नेक्स्ट, ये वाला ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन दिया नीचे की ओर n, और ये वाला सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन दिया n। समझ में आया ना? ये वाला ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली प्रेस करना। फॉर एग्जांपल, मैं इस बोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं, तो मैं इस बोर्ड को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, बोर्ड ने भी मेरे हाथ को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, लाइक दैट। तो 4 kg इस ग्राउंड को या हॉरिजॉन्टल सरफेस को नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन दिया, और हॉरिजॉन्टल सरफेस ने 4 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन किस ओर? ऊपर की ओर। अब ये वाला आप यहाँ पे दीजिए या यहाँ पे दीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अलोंग दिस डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन, ब्लॉक इस ओर एक्सीलरेट कर रहा है क्या? नहीं। सो अलोंग दिस डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन। इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, और नेट फोर्स 0 तब होगा जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होगा। सो एन कितना आया स्टूडेंट्स? 4g। ये सब देखते ही आ जाना चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये देख के सॉल्व हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो n के जगह पे आएगा
4g। सो 0.2 मतलब 2/10 एंड 4g मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई g कितना 10, तो कितना आया 8 न्यूटन। अच्छा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आया 8 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आया 8 न्यूटन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन तो मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस तो मैंने दिखाया ना स्टूडेंट्स लास्ट क्लास। फ्रिक्शन किस ओर लगेगा इसमें, ब्लॉक में फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, ब्लॉक में फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, किस ओर लगेगा स्टूडेंट्स। तो ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन है टुवर्ड्स राइट, ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन है टुवर्ड्स राइट। तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बोलेगा नहीं, मुझे राइट की ओर नहीं जाना है, मुझे तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ही रहना है। तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की ओर, सिंपल। समझ में आया। नेक्स्ट प्लीज ध्यान दीजिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया 8 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है 8 न्यूटन तक। इफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन और लेस देन दैट, अगर अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है या उससे कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एंड इन दैट केस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ब्लॉक कब तक मूव नहीं करेगा 8 न्यूटन तक। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स तो मैं एक बार आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज करके यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं कि अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या 8 न्यूटन तक अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। 8 न्यूटन तक अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड ब्लॉक विल नॉट मूव। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो क्लियरली आप देख सकते हो इट इज 5 न्यूटन विच इज लेस देन 8 न्यूटन, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ठीक है। अभी अगर ये क्वेश्चन होता 1 न्यूटन, अगर ये क्वेश्चन होता 1 न्यूटन तब भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता 1 न्यूटन। 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता 2 न्यूटन। ये कब तक चलेगा, जब तक अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन ना हो जाए। ठीक है। अप्लाइड फोर्स जब 8 न्यूटन होगा तब क्या फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 8 न्यूटन। ठीक है। ठीक है। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है। और ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक मूव नहीं करता। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया होगा ना, आया। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट इस बार अप्लाइड फोर्स हम लोग ले लेते हैं कितना, ये क्वेश्चन नंबर बी था, इसको क्वेश्चन नंबर बी दे देना है। ठीक है। अब ये अप्लाइड फोर्स दे देते हैं 12 न्यूटन दे देते हैं या 14 न्यूटन दे देते हैं। ठीक है। तो इस बार अप्लाइड फोर्स हो गया 14 न्यूटन, 14 न्यूटन। ठीक है, 14 न्यूटन। पर स्टूडेंट्स अच्छा इसको रब कर लेता हूं, हाँ ये वाला रब कर लेता हूं। ठीक है। और सेम है बार बार 4 kg ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले आया था वही आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, अभी भी 8 न्यूटन है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स इस बार आपने अप्लाइड फोर्स क्या दिया 14 न्यूटन और क्लियरली आप देख सकते हो कि इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब अभी तो ब्लॉक मूव करेगा, अभी ब्लॉक मूव करेगा, यस और नो, अभी ब्लॉक मूव करेगा। और अगर मूव किया तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी सिंपल, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या था, कैसे निकालना है, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के तो दिया नहीं है
तो म्यू की अगर दिया नहीं है तो आप क्या यूज करोगे, म्यू एस यूज करोगे। और नॉर्मल रिएक्शन तो अभी अभी निकाला था स्टूडेंट्स, कितना आया था 4G, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आएगा ये 8 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इस बार, क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो या उसके कम हो तो ब्लॉक मूव नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर सी का बात कर रहा हूं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इधर लग रहा है 14 न्यूटन और इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 14 न्यूटन और इधर लग रहा है 8 न्यूटन, तो ब्लॉक तो इस ओर एक्सीलरेट करेगा, ब्लॉक तो इस ओर एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन में बोल सकता था कि एक्सीलरेशन निकालो, तो निकालते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, इट्स 14 माइनस 8, ठीक है ना, इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आया, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आया, कितना है स्टूडेंट्स, 14 माइनस 8, इट्स 6/4, so it's 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया होगा, बहुत इजी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से नहीं दिया हुआ था, इसलिए जब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जरूरत हुआ तब भी हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही यूज किया। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो, दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास है 2 kg, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है, और इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F। क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग को निकालना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, इट इज Fs max equals to mu s multiplied by normal reaction। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, सिंपल है ना, नीचे के और ध्यान से, ये सब बहुत सिंपल फिगर है ना, इसके लिए अलग से फिगर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होता है, एकदम सिंपल है ना। कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग अलग से फिगर ड्रॉ करते हैं। सो नीचे है उसका मास, सॉरी नीचे है उसका वेट 2G, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल सरफेस ने भी इस पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, आया। तो ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इसका नहीं है, तो एक्सीलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0, अगर नेट फोर्स 0 तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। सो N इक्वल्स टू 2G, N इक्वल्स टू 2G। ये सब अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी तरह से तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो इट इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2G, G कितना 10, तो ये आएगा 4/10, 10 कैंसिल, इट्स 8 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया स्टूडेंट्स, 8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया, 8 न्यूटन, यानी कि इफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन और लेस देन दैट, इफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन और लेस देन दैट, देन इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वली होगा। और कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ब्लॉक will not move on the surface। ठीक है ना, या relative to the surface block will not move। अब ये क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, अप्लाइड फोर्स कितना दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स अगर 6 न्यूटन है,
अप्लाइड फोर्स अगर 6 न्यूटन है तो वो तो 8 न्यूटन से कम है। अप्लाइड फोर्स अगर 6 न्यूटन है वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इन दैट केस तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो F इक्वल्स टू 6 न्यूटन, ठीक है ना, इज लेस देन Fs max विच इज 8 न्यूटन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स कितना, 6 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया कोई प्रॉब्लम है, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पे अप्लाइड फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी पे अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर बी पे अप्लाइड फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 10 न्यूटन तो 8 न्यूटन से ज्यादा है, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मीन्स अभी तो ब्लॉक मूव करेगा। तो अगर ब्लॉक मूव करेगा तो उस पर कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कितना अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन, ठीक है। ऐसे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के विच इज इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू के कितना है स्टूडेंट्स, 0.2। और नॉर्मल रिएक्शन तो अभी देखा ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना था, नॉर्मल रिएक्शन इज 2G था ना नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट्स, 20 था ना नॉर्मल रिएक्शन, कितना था, 20 था, 2G था, ठीक है। सो ये 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना। 0.2 इज 2/10, G के जगह पे 10 मीटर, सो इट्स 4 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालने बोला, मुझे बोला एक्सीलरेशन निकालो, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो इधर है 10 न्यूटन, इधर है 4 न्यूटन, 10 न्यूटन 4 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन किस ओर होगा, इस ओर होगा, है कि नहीं। सो नेट फोर्स 10 - 4, इधर 10 इधर 4, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 4, 10 - 4 इक्वल्स टू इसका मास कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 - 4 इज 6/2, इट्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ये जो सिस्टम है, तो सिस्टम मूव्स अप विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम जो है ये ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। मान लेते हैं कि ये एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिख रहा है ना आपको, हॉरिजॉन्टल, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम कितना, प्लीज आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा और लास्ट क्लास पूरा क्लियर होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स दे जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू करे, ठीक है। मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया जाए जिससे कि ब्लॉक मूव करना शुरू करे। इसका मतलब आपको बेसिकली निकालने बोला गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, आप बोल सकते हो तब से ब्लॉक चालू होना
शुरू होता है या शुरू होने वाला है। समझ में आया ना बात? जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है तभी ब्लॉक मूव करना शुरू होता है। आपको पूछा मिनिमम फोर्स, मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स देना पड़ेगा जिससे कि ब्लॉक मूव करना शुरू करे। ठीक है, समझ में आया? तो दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना? दैट वुड बी इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना? लेकिन आपको अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तब तो आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होगा। यस और नो? यस। लेकिन स्टूडेंट्स दिस टाइम ये ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा तो है बट ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा? 4g। ठीक है, 4 kg ने जाके हॉरिजॉन्टल को नीचे की ओर नॉर्मल डायरेक्शन दिया और हॉरिजॉन्टल सरफेस ने ऊपर की ओर नॉर्मल डायरेक्शन दिया। लेकिन ये ब्लॉक इस बार ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है। समझ में आया? कितना एक्सीलरेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द सिस्टम मूव्स अप विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऊपर, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा? n माइनस 4g इक्वल्स टू इसका मास क्या है? 4, एक्सीलरेशन 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज नॉर्मल डायरेक्शन कितना आया? ये आएगा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40। सो नॉर्मल डायरेक्शन आया 48 न्यूटन। नॉर्मल डायरेक्शन कितना है स्टूडेंट्स? 48 न्यूटन। अभी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 0.2 और नॉर्मल डायरेक्शन कितना है स्टूडेंट्स? 48 न्यूटन। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 48 कितना होगा? 96। ये तो 0.2 है तो ये हो जाएगा 9.6 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो नॉर्मल डायरेक्शन कितना है वो लिख के रखते हैं 48 न्यूटन। अगर बाद में काम में आया तो यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना कैलकुलेट किया? 9.6 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है। आपको घुमा फिरा के लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करने बोला। आपको बोला गया आप इस और मिनिमम कितना फोर्स देंगे, इस और हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स देंगे कि ब्लॉक मूव करना चालू करे। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग को पता है फ्रॉम लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से हम लोग को पता है कि अप्लाइड फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है तब वो मूव करना चालू करता है बोल सकते हो या चालू करेगा बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चालू करता है या चालू करेगा लग रहा है, एक ही बात है लगभग। ठीक है ना? लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास आपको बहुत ध्यान देके देखना था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे बी कहां से आ गया? दिस इज ए। ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पे कि अप्लाइड फोर्स द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स should be equals to Fs max या equals to limiting friction so that the blocks starts to move। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इफ द अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा अगर अप्लाइड फोर्स कितना है? 6 न्यूटन। तो तभी हम लोग को एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन की ओर देखना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 9.6। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन and limiting friction is 9.6 Newton. So clearly you can see that applied force is less than limiting friction. Applied force is
लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस और नो? यस। अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इन दैट केस ब्लॉक मूव नहीं करता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो आ गया आंसर, आ गया आंसर। So students, because applied force is less than limiting friction, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। कितना सिंपल है। आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया? ऑब्वियसली आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। जो लैंग्वेज मैंने बोला ना वही आप लोग लिख लो, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? क्या लिखूं, इतना टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। टीचर आप लोगों को मार्क्स देने के लिए होता है, मार्क्स काटने के लिए नहीं, ठीक है? टीचर जब चेक करता है आपको, टीचर मार्क्स देना चाहता है, आपका मार्क्स काटना नहीं चाहता। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है लैंग्वेज के बारे में। आपको जो समझ में आया वो आप लिखिए खुद के लैंग्वेज में, ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है? और फॉर एंट्रेंस एग्जाम तो लैंग्वेज का कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज द एक्सीलरेशन इफ द अप्लाइड फोर्स इज 12 न्यूटन? तो इस बार अप्लाइड फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? 12 न्यूटन है। एंड क्लियरली यू कैन सी दैट 12 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। 12 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस और नो? 12 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ब्लॉक तो मूव करेगा, और ब्लॉक अगर मूव करेगा तो यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन म्यू के तो हम लोग को दिया नहीं है अलग से, तो म्यू एस का वैल्यू यूज करना पड़ेगा 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना था? 48 लिख के भी रखा था मैंने, 48। तो ये कितना आया? 9.6 न्यूटन। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो, बेसिकली अगर आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर म्यू के नहीं दिया हुआ है और आपको म्यू के जगह पे म्यू एस यूज करना पड़ रहा है, तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम लिमिटिंग, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो क्या बोला मैं, एक बार लास्ट टाइम बोलता हूं, इफ म्यू के इज नॉट सेपरेटली गिवन, और म्यू के जगह पे आपको म्यू एस का वैल्यू यूज करना पड़ रहा है, इन दैट केस म्यू के और म्यू एस इक्वल हो गया, मतलब क्या? म्यू के और म्यू एस अगर इक्वल हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल हो गया, तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह पे डायरेक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन बिठा सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं जो बोल रहा हूँ वो एक एक बात ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो बॉडी पे इधर लग रहा है 12 न्यूटन और इधर लग रहा है 9.6 न्यूटन, ऑब्वियसली बॉडी इस और एक्सीलरेट करेगा, यस और नो? तो नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 12 माइनस 9.6, नेट फोर्स होगा 12 माइनस 9.6 इक्वल्स टू मास 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? 12 माइनस 9.6 बाय 4। समझ में आया? आ गया स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है m, और इसको इस ओर छोड़ा गया विद वेलोसिटी v0, ठीक है? और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, ठीक है? सो द ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी v0। क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम? तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के वजह से ये धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है? और इस और तो कोई फोर्स नहीं है कि इसको चलाए रखे, तो फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे धीरे रुक जाएगा। क्वेश्चन इज स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा, एंड स्टॉपिंग टाइम मतलब कितने टाइम के बाद, यहां से कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये है ब्लॉक जिसको इस और इनिशियली वेलोसिटी दिया गया था v0, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? आप कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स। दिस इज अ ब्लॉक जिसको इनिशियली इस और वेलोसिटी दिया गया v0। नेक्स्ट, तो ब्लॉक का मोशन रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ब्लॉक का मोशन
relative to the horizontal surface is along this direction. तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन आ जाएगा और फ्रिक्शन चाहेगा कि ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ रहे, राइट की ओर ना जाए, तो फ्रिक्शन इस ओर आ जाएगा. बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग हियर द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग हियर द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन is mu k multiplied by normal reaction. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. इसका नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट्स देख के समझ में आ जाता है कि mg होगा, नीचे की ओर होगा वेट mg. इसने जाके हॉरिजॉन्टल सरफेस को नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन दिया n एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस पे लगाया ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n. ठीक है, इस ओर कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. सो एन इक्वल्स टू एम जी. एन इक्वल्स टू एम जी. सो इम्प्लाइज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के. एन के जगह पे आ जाएगा क्या? एम जी. ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बेसिकली, इस और इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस ओर, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. तो एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन भी इसी ओर होगा, एक ही फोर्स है. ठीक है ना? तो इस ओर एक्सीलरेशन कितना होगा? इसका एक्सीलरेशन इस ओर होगा कितना? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. एक ही फोर्स है ना. ठीक है, सो एक्सीलरेशन क्या होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं. एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होगा फोर्स बाय मास. So Fk by m, Fk by m. ठीक है ना? Fk by m समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास. Fk by m इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय g. म्यू के मल्टीप्लाइड बाय g. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो एक्सीलरेशन कितना आया? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय g. Now students, clearly you can see that this acceleration is opposite to the direction of velocity. तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है तो रिटार्डेड मोशन होता है, मतलब स्पीड कमता रहता है. ठीक है ना? और अगर आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा. अभी वेरी इजीली आप स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम निकाल सकते हो. तो स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at. तो फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट. एक्सीलरेशन के जगह पे हम लोग बिठाएंगे माइनस म्यू के जी. वाई माइनस? बिकॉज एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सीलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो बिकॉज इट इज रिटार्डेशन और डिसिलरेशन. अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं या डिसिलरेशन कहते हैं, तब हम लोग एक्सीलरेशन नेगेटिव में बिठाते हैं. लेकिन आप ये ज्यादा करेक्ट है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने से एक्सीलरेशन शुड बी नेगेटिव. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो. फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो. इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट था. ठीक है, एक्सीलरेशन की जगह पे आपने ये वाला बिठाया, नेगेटिव में क्यों बिठाया मैंने बोला. अभी यहां से टाइम निकाल लेना है स्टूडेंट्स, आ जाएगा टाइम. सो इम्प्लाइज ये पूरा इस ओर लेके आ जाइए, तो म्यू के जी टी इक्वल्स टू वी नॉट. सो इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू वी नॉट बाई म्यू के जी. तो टाइम निकल के आ गया कि कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा. समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया होगा ना समझ में. नेक्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये वाला यूज करता है. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ic(s). फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, तो u स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा v नॉट स्क्वायर. एक्सीलरेशन के जगह पे आप बिठाओगे माइनस म्यू के जी, और s तो आपको निकालना है. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये इस और लेके आ जाओगे आप, तो ये हो जाएगा 2ic म्यू के जी एस इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर. ठीक है ना? सो इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2ic म्यू के
जी आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, समझ में आया ना स्टूडेंट्स, आया।